इस वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग बीपीएससी 40वीं जो पीटी का प्रश्न पत्र है उसको एनालिसिस करेंगे और इसके अंतर्गत इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 150 प्रश्नों का संकलन। आज का टॉपिक है 40वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पीटी का और यह 1995 में पूछा गया था। 40वीं बीपीएससी के प्रश्नों का संग्रह है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1934 में। और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिंह और राम वृक्ष बोनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने की थी, लेकिन 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इस पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण थे। और अगला प्रश्न है कि 1866 से 86 के नील खेतिहरों के में बिहार विद्रोह के क्षेत्र का पहचान करना है। और अगला प्रश्न है कि 1866 से 86 नील खेतिहरों बिहार में हुए विद्रोह। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चंपारण और मुजफ्फरपुर। 1866 से लेकर के 86 के बीच बिहार के चंपारण तथा मुजफ्फरपुर में नील खेतिहरों में तिनकठिया प्रथा का विरोध किया था और नीलहे किसानों के दुर्दशा का वर्णन दीनबंधु मित्र के नील दर्पण में किया है। अगला प्रश्न है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। किसका नगर केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का नगर केंद्र था पटना। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी जो 1831 में शेर सिंह ने लड़ता हुआ बालकोट में मारा गया था। और पटना में इनायत अली तथा बिलायत अली ने बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया। और बहावी आंदोलन के दो मुख्य केंद्र थे। सिताना, यहाँ से स्वतंत्र राज्य का गठन किया गया, और पटना, और यहाँ से जो पटना था स्वयंसेवक सिताना भेजे जाते थे। अगला प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर राजमहल क्षेत्र में। और कहता है कि 1855-56 में संथालों ने पूर्वी बिहार के भागलपुर राजमहल क्षेत्र में ब्रिटिश राज तथा डिकुओं के विरुद्ध विद्रोह किया और इसके नेतृत्वकर्ता सिंधो, कान्हो, चांद, भैरव। विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 को भगनीडीह से संथालों ने ब्रिटिश सेनापति मेजर बारो को हराया था और विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार ने संथाल परगना जिला बनाया। अगला प्रश्न मिलान करना है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को। तो स्तंभ 1 में ऑप्शन 1 दिया गया है नागानंद। तो नागानंद जो है वह हर्षवर्धन और हर्ष चरित्र जो लिखा गया है वह बाणभट्ट में, और तुगलकनामा जो लिखा गया है वह अमीर, और ताउल मस्सो जो है वो अब्द मलिक इसारी के द्वारा और दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 1, 3, 5, 6। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसके अनुसार कहा जाता है कि इत्सिंग जो है वह 671-72 में अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ भारत भ्रमण किया और सहयोगियों को छोड़ देने के कारण वह अकेला ही दक्षिण के समुद्री मार्ग से भारत आया था। और अगला प्रश्न है कि नगरों के क्रमिक पतन किस काल में महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिहार युग में।
और कहा जाता है कि उद्योग धंधा तथा व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से 7वीं से 12वीं सदी का काल आर्थिक जड़ता का काल था और नगरों की आर्थिक समृद्धि नष्ट हो गई और हेनसांग के विवरण तथा पुरातात्विक साक्ष्यों ने इस काल में नगरों के पतन के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 अंग। और जैन साहित्य को आगम के मतलब सिद्धांत कहा जाता है और इसके अंतर्गत 12 अंग था और 12 उपअंग और 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र तथा 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र को लेकर के नंदी सूत्र आते हैं और इनकी रचना ईसा पूर्व 4वीं सदी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि बराबर के गुफाओं का उपयोग किसके आश्रम गृह के रूप में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 आजीविकों के आश्रम गृह के रूप में किया गया। और कहा जाता है कि अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी के पहाड़ियों को काट करके आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। प्रश्न नंबर 10 है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6। और धर्मशास्त्र स्मृति साहित्य को कहा जाता है और सभी प्रमुख स्मृतियों जैसे मनु, याज्ञवल्क्य, नारद और विष्णु आदि के अनुसार भू राजस्व के सामान्य दर 1/6 थी, जिसमें आपातकाल में परिवर्तन किया जा सकता था। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोम और इस पर पे नामांकित देवता के लिए। और इसके अनुसार कहा जाता है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वह सोम को समर्पित है और सोम देवता के साथ साथ एक वनस्पति भी है जो मुजवंत पर्वत पर उगती थी और इसी को सोम रस बनता था और जिसका पान यज्ञ तथा धार्मिक आयोजनों के अवसर पर किया जाता था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का उपयोग हुआ है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि सैंधव सभ्यता के मृदभाड़ मिट्टी के बर्तन को मृदभाड़ कहा जाता है, लाल या गुलाबी रंग के हैं और कुछ के लाल रंग से पोत करके काली रेखाओं को चित्र बनाया जाता था। अगला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह नादिर शाह ईरान का शासक ने 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला को शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया तथा अन्य चीज़ों के अलावा शाहजहां के तख्त ताउस यानी मयूर सिंहासन भी लूट करके ले गया। अगला प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा तथा अफीम प्राप्त होता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। और कहा जाता है कि यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा तथा अफीम गुजरात से प्राप्त होता था और बाद में यह बिहार से प्राप्त होने लगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सर टॉमस को। 1615 में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था और उसने जहांगीर से अनेक कारखाने खोलने की आज्ञा पत्र तथा खान की उपाधि प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा। यह किसके लिए महत्वपूर्ण रहा? तो यह विद्या केंद्र के लिए और दूसरा प्रशासनिक केंद्र के लिए और चौथा जो है धार्मिक केंद्र के रूप में मशहूर रहा। कहा जाता है कि 8वीं सदी में बिहार शरीफ में धर्मपाल ने ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना की थी और तुर्क काल में यह एक प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय रहा और यह एक सूफी केंद्र है तथा यहाँ मलिक बया इब्राहिम का मकबरा तथा सरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह भी स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरदौसी संप्रदाय से। और सुहरावर्दी सिलसिले के एक प्रमुख शाखा थी फिरदौसी और इस शाखा का मुख्य कार्य क्षेत्र बिहार था।
एवं सरफुद्दीन यहिया इस सूफी शाखा का प्रसिद्ध संत थे और उनके पत्रों का संग्रह मकतूबात नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें। अगला प्रश्न जो है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय ने। कहा जाता है कि बहमनी शासक मुजाहिद शाह की हत्या हो जाने के बाद विजयनगर शासक हरिहर द्वितीय ने अंदोनी, चौल, दाभौल और गोवा से बहमनियों को निकाल दिया था तथा कृष्णा नदी विजयनगर साम्राज्य की उत्तरी सीमा हो गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खम्स। खम्स जो है वह युद्ध से लूटा गया कर था जो इस्लामिक करों में से एक था। और खराज के बारे में कहा जाता है कि गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर था जो इस्लाम स्वीकार करों में से एक था। और अगला है उस्र। तो उस्र के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर का उपज 1/10 पर लगता था उस्र। अगला है मुक्तई। तो मुक्तई कर के बारे में कहा जाता है कि यह एक राजस्व आकलन पद्धति थी। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने आबादी के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन मुख्य रूप से शहरी रहे। इन आंदोलनों के अधिकतर नेता शिक्षित और शहरों में से अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग को प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाडर के द्वारा। कहा जाता है कि दक्षिण तमिलनाडु में नडारों ने व्यापार के द्वारा धन कमा करके एक उच्च वर्ग का निर्माण कर लिया और इनके द्वारा मंदिरों में प्रवेश की मांग को लेकर के 1899 में तिरुनेलवेली में गंभीर दंगे हुए। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख को। और गोपाल हरि देशमुख जो है वो लोकहितवादी महाराष्ट्र के बुद्धिजीवी थे जिन्होंने अपनी शतपत्र श्रृंखला 1948 से 50 में सामाजिक सुधारों तथा देसी उद्योगों की हिमायत की। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी। तो 1774 में। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। और कहा जाता है कि 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट को लागू होने के बाद निरीक्षक जो अब कलेक्टर कहे जाते थे तथा बिहार परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना स्थापित किया गया 1770 में और दोनों को समाप्त करके बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, धार्मिक असुविधा कानून। और ऑप्शन 3 सही उत्तर है, धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून जो 1856 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न कहा जाता है, इसके अनुसार कहा जाता है कि धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 में लाया गया और 1856 में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बिरसा मुंडा के गुरु। तो बिरसा मुंडा के गुरु ऑप्शन बी सही होगा, आनंद पांडे। और अगला प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन है, कथन को ए से सूचित किया गया और दूसरा कारण है जो आर से सूचित किया गया है।
उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो कथन एक कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। और कारण आर जो है वह कहता है कि इनका विचार था कि आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि ए सत्य है और आर असत्य है। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और कहता है कि बलवंत राय मेहता जी आर अयंगर तथा मुन्नीलाल कोठारी के प्रयासों से ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 5 दिसंबर 1927 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक एम.एन. राय। और इसके अनुसार कहा जाता है कि एम.एन. राय ने लेनिन के साथ मिलकर के उपनिवेशों के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति तैयार करने में मदद की थी और इन्हीं के प्रयासों से 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। और अगला प्रश्न है कि खुदाई खिदमतगार संगठन के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। और पेशावर के पास से एक गांव उत्तम नजई के खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों को संगठित कर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में एक अहिंसक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया और इसी कारण ये सीमांत गांधी कहलाए और उनके अनुयायी तथा संगठन खुदाई खिदमतगार कहलाई। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम निर्धारित करना है। तो सही क्रम हो जाएगा पहला चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड, और दूसरा उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, और तीसरा गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगन करना, और चौथा गांधी जी की गिरफ्तारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक 1, 2, 3, 4 सभी इसका उत्तर होगा। और चौरा चौरी में 3000 किसानों को जुलूस पर पुलिस फायरिंग कर दी, जिसमें 4 जनवरी 1922 जवाब में आंदोलनकारियों द्वारा थाने को जलाया जाना, जो 4 जनवरी 1922 को जलाया गया था। आंदोलन का स्थगन 5 फरवरी 1922, गांधी जी की गिरफ्तारी 5 मार्च 1922 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः नहीं आएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। और तिलक और गांधी दोनों ने खिलाफत आंदोलन को गैर हिंदू और मुस्लिम एकता को मजबूत बनाने का सुनहरा मौका माना। गांधी जी के अनुसार यह हिंदुओं और मुसलमानों को सूत्रबद्ध करने का ऐसा अवसर था जो। अगला प्रश्न है कि किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा टी.एम. अल्कट का। और एनी बेसेंट ने 1915 में आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर होम रूल लीग स्थापित करने की घोषणा की, और तिलक ने 1916 में पूना में अपनी होम रूल लीग स्थापित की, और एस सुब्रमण्यम अय्यर बेसेंट की लीग से संबंधित थे, और टी.एम. अल्कट का संबंध होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन का मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला महिलाएं, और दूसरा कृषक, और तीसरा मुस्लिम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। कहा जाता है कि बंग भंग विरोधी स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन 1905 में छात्रों तथा महिलाओं की भूमिका अहम रही थी, और सामान्यतः मुस्लिम इससे अलग रहे, और आंदोलन कृषकों को भी अपने साथ नहीं जोड़ सका। अगला प्रश्न है कि 1873 ईस्वी में किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और कहा जाता है कि पुणे में माली कुल में जन्मे
गोविंद राव फूले 1827 से 1890 ने समाज के कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाने हेतु 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और 1876 में पुणे नगर पालिका का सदस्य चुनी गई और उनकी रचनाएं हैं धर्म तृतीय रत्न और इशारा और शिवाजी की जीवनी और 1888 से वे महात्मा कहे जाने लगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। एनी बेसेंट 1847 से 1833 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1817 में बनी थी और 1917 में बनी थी और 1920 में असहयोग आंदोलन के प्रश्न पर कांग्रेस से बाहर हो गई। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक ने एसोसिएशन HRA की स्थापना की। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1924 में। और कहा जाता है कि 1924 में लखनऊ में क्रांतिकारियों की एक सभा हुई जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन किया गया और राम प्रसाद बिस्मिल इसके अध्यक्ष थे, जो सितंबर 1928 में दिल्ली के कोटला मैदान में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव आदि ने सभा को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि मानव बलि प्रथा के निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खोंड। और कहा जाता है कि नरबली की प्रथा खोंड या फिर गोंड जनजाति में प्रचलित थी, जो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो 1844 से 48 ने इस प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया और इस कानून बनाने के एवज में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया और बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले रोहिणी में, फिर पटना में, फिर मुजफ्फरपुर में और फिर जगदीशपुर में। और इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो साहूकार, जमींदार, ऑप्शन 2 और 4 जो हैं ये भाग नहीं लिए थे। और 1857 विद्रोह में शामिल थे सैनिक, कृषक, कुछ पुराने रजवाड़े, हिंदू मुस्लिम, मजदूर आदि। और विद्रोह के विरोधी थे अधिकतर देसी राजा, नवाब, जमींदार, महाजन, साहूकार आदि। तटस्थ आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, जेम्स आउट्रम तथा W. टेम्स। जेम्स आउट्रम तथा W. टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है और T.R. होम्स के अनुसार यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार है क्या है। तो एक समप्राय भूमि है और कहा जाता है कि छोटा नागपुर का पठार उत्तर पूर्वी भारत की ओर फैले प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग है जिसमें रोहतास से कैमूर पहाड़ी का भाग शामिल है और अत्यधिक पुराना होने के कारण एवं अपर्दन के फलस्वरूप यह समय प्राय भूमि में परिणत हो गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग क्षेत्र कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपतट में। और कहा जाता है कि मछलियों में प्रोटीन एक महत्वपूर्ण स्रोत है और मत्स्य पालन 2 प्रकार के हैं, समुद्र और लवणता जल। हमारे देश के तट के साथ साथ फैले सागर में 20 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसको EEZ नाम दिया जाता है, जिसमें भारी मात्रा में भोजन सामग्री प्रदान करने की क्षमताएं हैं और विस्तृत महाद्वीपीय निम्न गण तट, सक्रिय समुद्री धाराएं तथा बड़ी बड़ी नदियों द्वारा मछलियों के लिए निरंतर भोज्य पदार्थ ला करके। अगला प्रश्न है कि मर्मुगाओ का पतन स्थित है। तो कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। और मर्मुगाओ गोवा राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगोत्री।
और कहा जाता है कि इनमें से सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री है, जो सबसे विस्तृत मैदान में फैला है। और कंचनजंगा जो है वो 21 किलोमीटर, और रुड्डुन, फिर उसके बाद केदारनाथ 14 किलोमीटर। हालांकि भारत की सबसे विशाल हिमानिया सियाचिन जो 75 किलोमीटर। और अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, सबसे पहले मध्य प्रदेश, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। और यह सन 2020 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, और बिहार से झारखंड अलग हो गया, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाने के बाद उत्तर होगा 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है कि मानसून का विवर्तन इंगित होता है, तो यह कैसे इंगित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, साफ आकाश से। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी। लूनी नदी के बारे में कहा जाता है कि लूनी जो है वह राजस्थान के भूबंध नदी है, जो अजमेर के पास नाग पहाड़ी से निकल करके राजस्थान और गुजरात में बहती है, और गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के चावल का कटोरा को क्षेत्र के नाम बताइए। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि हमारे देश के कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी के डेल्टा क्षेत्रों में सिंचाई के नहरों का सघन जाल बिछा हुआ है, और इस क्षेत्रों को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि समस्त विश्व में चीतों को सर्वाधिक आबादी भारत में है, और इनकी अनुमानित संख्या कितनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6000। भारत में चीते मध्य प्रदेश, गुजरात, यह पुराना डेटा है, नया डेटा याद कर ले। अगला प्रश्न है कि ग्रीन पीस यानी हरित शांति क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कहा जाता है कि ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो परमाणु परीक्षणों तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों का विरोध करता है। अगला प्रश्न है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों। क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है कि जल के तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, चूँकि ओस को बनने के लिए निम्न परिस्थितियाँ जरूरी है। जैसे अगला प्रश्न है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और कहा जाता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के उत्पन्न सूक्ष्म कण होते हैं, तो उनके द्वारा प्रकाश सबसे अधिक होता है, और उस रंग को प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है। तो कीवी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और न्यूजीलैंड में न उड़ने वाले पक्षी में कीवी और टकार्टी है, जो वन में रहते हैं। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। और मृदा अपरदन को रोकने के लिए वन रोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके अलावा समोच्च रेखीय जुताई और मेढ़बंदी, वैज्ञानिक भूमि उपयोग, जैव खादों का अधिकवादी उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि पत्थर के कोयले का भंडार कौन सा देश संसार में अग्रणी है। तो चीन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहा जाता है कि विश्व में कोयले के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, और उसके बाद अमेरिका, और तीसरा स्थान भारत का आता है।
पत्थर के कोयले के भंडार में चीन प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपूर्ण भूमि का 33%। और कहा जाता है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन का आवरण 33% बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है कि और इसके अनुसार माना गया है कि वर्तमान में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.81% वन है। अगला प्रश्न है कि 2012 निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? तो कैनबरा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और व्याख्या इसका है कि टोक्यो जापान की राजधानी है, न्यूयॉर्क जो है वह हडसन नदी के किनारे अवस्थित पतन नगर है, और लंदन जो है वह ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है और टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। और कैनबरा जो है वह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, किंतु पतन नगर यह समुद्र से दूर है। अगला प्रश्न है कि आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती है। अगला प्रश्न है और इसकी व्याख्या है कि जब मैग्मा कठोर ठोस रूप धारण करता है या धरातल के ऊपर पहुंचकर ठोस बनाता है तो उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं, और इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इनमें सिलिका होती है और वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है सूर्य को आकाशगंगा की परिक्रमा करने में? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। कहा जाता है कि सूर्य भी अपने सौरमंडल सहित गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूर्णन करता है और यह अपनी एक परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष पूरा करता है, और गैलेक्सी सर्पिल आकार की होती है। अगला प्रश्न है कि साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साप्टा का पूर्ण रूप है। और साप्टा का प्रस्ताव 1991 में सार्क देशों के 6ठे शिखर सम्मेलन में लिया गया था, और इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम श्रीलंका द्वारा लाया गया था, किंतु दक्षेस राष्ट्रों के बीच रियायती प्रशुल्कों पर व्यापार करने के सार्क वरीयता व्यापार समझौते के बारे में 7 दिसंबर 1995 को निर्णय लिया, और यह दिल्ली में 8वें सम्मेलन से शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है कि विगत वर्षों में भारत के केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास के क्षेत्र में। और कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने व्यय का वर्गीकरण इस प्रकार भी रखते हुए हैं, पहला विकास व्यय, और दूसरा प्रतिरक्षा व्यय, और तीसरा अन्य व्यय। और विकास व्यय के अंतर्गत सामाजिक एवं सामूहिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं तथा विकास उद्देश्यों के लिए राज्यों और संघीय सरकार मूल रूप से व्यय लागत। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष संबंधित परिवार कल्याण सेवाओं के लिए केंद्रीय बजट 1995-96 में प्रस्ताव आवंटित हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह डेटा बहुत पुराना है। अगला प्रश्न है कि सन 1995-96 बजट आयकर में छूट की सीमा बढ़ा दी गई थी। तो यह करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, करंट अफेयर का क्वेश्चन याद कर ले। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय की वार्षिक वृद्धि का औसत कितना है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत, इसका उत्तर हो जाएगा 18.9%। और कहा जाता है कि गैर योजना व्यय में मुख्य रूप से 4 मदे हैं, पहला ब्याज भुगतान, दूसरा रक्षा पर खर्च, और तीसरा सब्सिडी पर खर्च, और चौथा सामान्य प्रशासन पर खर्च। और 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1885 से 90 तक रही, और इसमें गैर योजनागत व्यय को 18.9% वार्षिक वृद्धि दर औसत रहा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोत्साहन यानी विकास क्षेत्र कितने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। कहा जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा 7 विकास प्रोत्साहन क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत पहला कांडला जो गुजरात में स्थित है, दूसरा सांताक्रूज जो महाराष्ट्र में स्थित है, और तीसरा फॉल्टा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और चौथा जो है वह नोएडा यह यूपी में भी स्थित है, और पंचवा कोच्चि जो है वह केरल में, और छठा चेन्नई तमिलनाडु में, और सातवां विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और निर्यात संवर्धन हेतु सरकार ने निजी क्षेत्रों में इसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स
स्थापित करने की अनुमति दी है। और मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में और सूरत जो है गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का सही अभिप्राय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व। अगला प्रश्न है कि और इसकी व्याख्या है कि भारत के आर्थिक ढांचे को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है और इस व्यवस्था में उत्पन्न दो क्षेत्र हैं, पहला निजी और दूसरा सार्वजनिक यानी सरकारी, यानी दोनों को सम्मिलित स्वामित्व होता है। अगला प्रश्न है कि भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, और ऑप्शन 3 कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, और ऑप्शन 4 औद्योगिक उन्नति मंद गति के कारण भारत को अल्प विकसित देश कहे जाते हैं। और भारत को अल्प विकसित देश कहे जाने का निम्नलिखित कारण है। निम्न प्रति व्यक्ति आय, अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का दबाव, और व्यावसायिक ढांचा में प्राथमिक उत्पादनशीलता, और निम्न स्तर की तकनीक, और निम्न जीवन स्तर, औद्योगिक पिछड़ापन आदि। अगला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं का आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। कहा जाता है कि स्वाधीनता के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों के जीवन स्तर सुधारने के उपाय किए जाने लगे और बाढ़ तथा सूखा दूर करने के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की नींव डाली गई ताकि दोनों समस्याएं दूर हो। भारत में आज़ादी के बाद सर्वप्रथम दामोदर घाटी परियोजना तैयार की गई और इसमें कई उद्देश्य छिपे थे: बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, मृदा संरक्षण, मछली पालन, पर्यटन इत्यादि। अगला प्रश्न है कि सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 91 के अनुसार भारत की जनसंख्या हो जाएगा 84.4 करोड़, और 1991 के अनुसार 84.6 करोड़, और 2001 के अनुसार 102.9 करोड़, और 2011 के अनुसार 121.0 करोड़। अगला यह जनगणना रिपोर्ट 2011 भारतीय अर्थव्यवस्था दत्त एवं सुंदरम से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है तो कैसे होता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो बिक्री कर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिक्री कर राज्यों के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और बिक्री कर समाचार पत्रों को छोड़ करके अन्य सभी वस्तुओं पर लगाया जा सकता है जो राज्य में बेची जाती है। अगला प्रश्न है कि 8 अक्टूबर 1991 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर को 11% से बढ़ा करके कितना कर दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12.0% प्रति वर्ष कर दिया था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो गेहूं के उत्पादन में भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है और कहा जाता है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, जो 1960-61 में 110 लाख टन उत्पादन था, जो बढ़ करके 2009-10 में 108 लाख टन हो गया। और वही चावल के उत्पादन 1960-61 में 350 लाख टन था, जो 2009-10 में 890 लाख टन हुआ। और इस प्रकार देखा जाए तो सबसे अधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में हुई है और यह प्रगति हरित क्रांति के कारण हुई। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद। और कहा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सचिव योजना आयोग का ही होता है और इसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सन 1950 में।
भारत में योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था और यह एक सलाहकारी संस्था थी और जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इनके अध्यक्ष को निर्देश दिए और ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 175 के 2 के द्वारा। और कहा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई संदेश राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश के द्वारा विचार करने के लिए उत्तरदायी होगा। अगला प्रश्न है कि जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिला विकास पदाधिकारी। और कहा जाता है कि जिला नियोजन और विकास परिषद के प्रधान जिला विकास पदाधिकारी होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन राज्य के विधानसभाओं को निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 170, अनुच्छेद 170 ऑप्शन हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी मतदाता उन्हें स्वयं चुनते हैं। और इस अनुच्छेद में विहित है कि विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकेगी, लेकिन कुछ छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या घटा दी गई है। और वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा सिक्किम का है जो 32 सदस्य हैं और सबसे विशाल विधानसभा यूपी का है और जिसके सदस्य 403 हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। और इसकी व्याख्या है कि संविधान में मूलतः यह उपबंध था कि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय होगा और यह उपबंध था कि आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में 2 सदन होंगे और शेष राज्यों में एक ही सदन। लेकिन कुछ राज्यों ने संसद के जहां द्विसदनीय व्यवस्था है, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में विधान परिषद के संरचना अथवा विघटन किया जा सके? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस राज्य के विधानसभा के द्वारा। राज्य के विधानसभा पर छोड़ दिया जाता है कि वह चाहे तो संसद में सिफारिश करे कि जहां विधान परिषद है वहां उसका उत्सादन यानी समाप्त कर दिया जाए। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में किसी विधेयक पर असहमत हैं तो गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और इस गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और संयुक्त बैठक धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक की दशा में नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के नेता कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। और कहा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में सर्वोच्च होता है और वह बहुमत प्राप्त दल के नेता होता है और साधारण लोकसभा का नेता भी होता है। वह अन्य मंत्रियों का चयन एवं उनके कार्यों का आवंटन, त्यागपत्र की मांग एवं मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता करता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को जोड़ने वाली कड़ी होती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र।
अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा किसी को नहीं। और संविधान में राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसको देना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपाध्यक्ष को देना चाहिए। और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही एक दूसरे को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? तो सन 1971 की जनगणना पर। और कहा जाता है कि संविधान में लोकसभा के स्थानों पर अधिकतम संख्या विहित है और इन स्थानों को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और 1976 में संविधान के संशोधन द्वारा वर्ष 2000 तक स्थानों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन स्थिर कर दिया गया था। और पुनः सन 2002 में संविधान संशोधन 87वां द्वारा यह 2026 तक बढ़ा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त न हो सके तो कितना मत नहीं प्राप्त होगा तो अपना जमानत खो देगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये ऑप्शन में नहीं दिया गया लेकिन इसका उत्तर होगा मतों का 1/10 भाग। कहा जाता है कि लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का 1/10 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। और निर्वाचन में 10% या इससे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व में भंग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर। लोकसभा अपने पहले सत्र के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होती है, किंतु इस अवधि से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है अनुच्छेद 352 के अनुसार। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं और इनकी पहचान करें? तो यह क्षय रोग से मरते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉबर्ट कॉक्स ने क्षय रोग की खोज की थी 1882 ईस्वी में। और यह जीवाणु जनित रोग है तथा संक्रमण रोग, यह रोग संक्रमण से फैलता है और यह माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता हैं। और कहा जाता है कि जो सूर्य के विकिरण ऊर्जा को शोषित करते हैं वह उत्पादक कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता, और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वह द्वितीयक। अगला है कि डॉल्फिन वर्गीय किए जाते हैं तो स्तनी में, और डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है स्थानीय में। और डॉल्फिन समुद्र में रहती है लेकिन उसे मछली के दर्जा नहीं प्राप्त है। अगला है कि अपमार्जक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साबुन। अगला प्रश्न है कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वह जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। और कहा जाए कि आर्कियोप्टेरिक्स नामक वंश का जीव पक्षियों से भांति दिखाई देती थी। अगला प्रश्न है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तना। अगला प्रश्न है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो यूकेलिप्टस। इसका उत्तर हो जाएगा। और यूकेलिप्टस सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। और पारिस्थितिकी का आतंकवाद कहा जाता है, ये दिन में 7 लीटर पानी का अवशोषण कर लेता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है कि सर्वदाता वर्ग के रक्तदान रक्त ग्रुप होता है? तो वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वो ग्रुप। और मनुष्य के रुधिर में 4 वर्ग है जिसमें ए बी और ओ वर्ग कहलाते हैं। एस्पिरिन क्या है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, एंटीओपायरेटिक्स। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो क्या उत्सर्जित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
अल्फा किरण। उपरोक्त में से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। अगला प्रश्न है कि जल के अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल के अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो यूरेनियम इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि ह्रास गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। और अगला प्रश्न है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो वोल्ट पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। और कहा जाता है कि सौर ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। दूसरा मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक। और आगे 107 प्रश्न मैथ का प्रश्न, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 मिनट। अगला प्रश्न है मैथ का प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 112 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक। ये सब सारे मैथ का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यह भी मैथ का प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक। और 114 यह भी मैथ का प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 115 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक। और 116 का कि किसी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1994 के सर्वश्रेष्ठ चलचित्र का ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो कौन जीता था 1994 के? तो फॉरेस्ट गंप इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑस्कर पुरस्कार यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रायन लारा को विश्व क्रिकेट में 2 कीर्तिमानों को पार करने के कारण बहुत ख्याति प्राप्त हुई है। जिन 2 खिलाड़ियों को कीर्तिमानों को उन्होंने पार किया हुए कौन खिलाड़ी हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डोनाल्ड ब्रैडमन और लेन हुटन। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसने हाल ही में टेनिस खिलाड़ियों के बीच प्रथम स्थान को प्राप्त किया? तो स्टेफी ग्राफ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि टाइफम ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नांकित कथनों में कौन सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ऑप्शन ए है इसकी रचयिता रोमी देवी है और इसमें कपिल देव के जीवन का विवरण है और इनका औपचारिक विवेचन सुप्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन के हाथों के द्वारा हुआ है। और अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के नई संसद में राष्ट्रीय सभा में सीनेट का क्रमशः शक्ति कितना है? तो सीनेट का राष्ट्रीय सभा में 400 सदस्य और सीनेट में 90 सदस्य का स्थगन प्रयास। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन अमेरिकी शास्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। अगला प्रश्न है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। तो इसका उत्तर हो जाएगा रमन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सन 1995 में कौन फिल्म उत्सव के न्यायिक मंडल के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लिंटन ईस्टवुड। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो जिम श्रीटिन ने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक जिम श्रीटिन ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों का किसने यूरोपीय समुदाय के लिए एकल मुद्रा का प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड के द्वारा। और इंग्लैंड ने यूरोपीय समुदाय के लिए एकल मुद्रा प्रस्ताव को विरोध किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों ने किसे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का दोषी ठहराया है? तो ईरान, पाकिस्तान, तुर्की। ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन द्वारा
निम्नलिखित पुस्तकों में किसने प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तहरीके मुजाहिदीन को। अगला प्रश्न है कि नासक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत द्वारा बनाई जा रही प्रक्षेपास्त्र नौका। अगला प्रश्न है कि विवादग्रस्त एनरॉल परियोजना स्थित होगी, कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दाभोल में। विवादग्रस्त परियोजना कहाँ है? तो दाभोल में। अगला प्रश्न है कि तेल निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी। अगला प्रश्न है कि मुजाहिर कौमों आंदोलन क्या है? तो पाकिस्तान में बसे अप्रवासी मुसलमानों को एक राजनीतिक दल था। अगला प्रश्न है कि सन 1995 के फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो डिम्पल कपाड़िया इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला क्रिकेट दल ने 3 राष्ट्रों का प्रतियोगिता जीती है जिसका आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो लेविस टी ग्रेस्टन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि साको असहारा अभी समाचारों में चर्चित रहे हैं क्योंकि? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वे जापान के एक धार्मिक समुदाय से संबंधित है और जिस पर आतंकवादी गतिविधियों का आरोप लगा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में किसने हाल ही में मोटे चावल का दाम घटा करके 2 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि विश्व मुक्केबाजी संगठन के हेवी वेट श्रेणी के वर्तमान विजेता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिडिक बोव। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत ने विगत दिनों में एक द्विपक्षीय संधि की है जिसका उद्देश्य निवेश को संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करना है? तो फ्रांस के साथ। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन का स्थल नोवा स्कोशिया स्थित है, कहाँ स्थित है? तो कनाडा। इसका उत्तर हो जाएगा कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 54। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन और दूसरा कारण दिया गया है। कथन है कि दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है और कथन है कि दक्षिण बिहार में उद्योगों का, तो ए और आर दोनों सही है किंतु ए आर का सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है कि संसार का सर्वोच्च खनिज अभ्रक प्राप्त होता है? तो सर्वोत्तम खनिज अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? तो हजारीबाग से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। अगला प्रश्न है कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, जीवनदायी। अगला प्रश्न है कि बिहार के शास्य गहनता कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 128%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी पुनपुन। चारों इनमें सभी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की सिंचाई क्षमता लगभग कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 89.20 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि देश के कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी? तो महरौरा में। धन्यवाद। इस वीडियो में कुछ त्रुटियां या कुछ कमियां रहने की संभावना हो सकती है, अतः इनको दूर करने के लिए आपका सुझाव सादर आमंत्रित है और इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम और बेहतर कर सकें।